हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन लेकर के आए हैं महाराष्ट्र सीएचओ का जो अभी का सीएचओ का पेपर था उसका सॉल्यूशन या पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। तो वीडियो का मैक्सिमम अपने दोस्तों तक और चहेतों तक शेयर कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन की जानकारी और हर ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लाभ सभी को मिल सके। तो अपन स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एनसीपीसीडी CS का स्टैंड फॉर द नेशनल प्रोग्राम और द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज एंड जो लास्ट वन है इसका एस से वो होता है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहने वाला है स्ट्रोक होता है। तो NPCD-CS होता है स्टैंड फॉर द नेशनल प्रोग्राम फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड इसका जो आंसर रहने वाला है वो होगा स्ट्रोक। और स्ट्रोक को नाम दिया जाता है CVA, कार्ड सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो CVA कह दो या स्ट्रोक के नाम से इसको जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर रहेगा इसका बी रहने वाला है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है, बहुत से एग्जाम में या नॉर्मल भी आपने पढ़ा हुआ है। जब से फर्स्ट ईयर से पढ़ते आए हैं तो अपन ने भी पढ़ाया हुआ है क्लास में कि नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है। नॉर्मल ब्लड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर फॉर द अडल्ट एज एंड 18 इयर्स और ओल्डर में कितना देखने को मिलेगा? तो लेस देन 120 इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो ये सभी का जो मिनिमम और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सरल क्वेश्चन पूछा गया था महाराष्ट्र सीएचओ के पेपर में, ये क्वेश्चन डील किया हुआ है, अपन ने कई बार पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। बात करते हैं सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर ओरल कैंसर के लिए सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा रिस्क फैक्टर होता है? तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंसर के लिए, ओरल कैंसर के लिए वो तंबाकू च्यूइंग होती है। टोबैको च्यूइंग होगा मोस्ट इंपोर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है ओरल कैंसर के लिए। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो नॉर्मल ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ लेबर द प्लेसेंटा डिलीवरी, प्लेसेंटा की डिलीवरी कौन से स्टेज में होती है? पढ़ा हुआ क्वेश्चन है आपका कि नॉर्मली जो प्लेसेंटा होता है कौन से स्टेज में डिलीवर होता है। तो अपन ने पढ़ा था लेबर के दौरान, तो लेबर पढ़ा था उसमें फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है? तो फर्स्ट स्टेज का मतलब होता है ट्रू लेबर पेन से लेकर के यहाँ पर मेनली देखने को मिलेगा फुल सर्वाइकल डायलेशन होता है फर्स्ट स्टेज में। स्टेज सेकंड में डिलीवरी होती है बेबी की। थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा डिलीवर होता है। तो पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्लेसेंटा कौन से स्टेज में डिलीवर होगा? थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा डिलीवर होता है। तो ये अपन ने क्वेश्चन डील किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं फोर्थ स्टेज को ऑब्जर्वेशनल स्टेज या गोल्डन स्टेज के नाम से जानते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो व्हाट इज द रीजन फॉर द गोल्डन कलर ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड के गोल्डन कलर का जो रीजन होता है वो क्या देखने को मिलेगा? तो एमनियोटिक फ्लूइड में गोल्डन कलर होता है वो कौन से कब देखने को मिलता है? तो गोल्डन कलर देखने को मिलता है RH इनकॉम्पेटिबिलिटी में गोल्डन कलर का क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर गोल्डन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिलता है RH इनकॉम्पेटिबिलिटी में देखने। तो इसमें अपन बात करते हैं कि व्हाट इज द रीजन फॉर द गोल्डन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा RH इनकॉम्पेटिबिलिटी होती है, उसमें मेनली गोल्डन कलर का देखने को मिलेगा। गोल्डन कलर कौन सा होता है? तो गोल्डन कलर का मतलब होता है कि यहाँ पर रेड प्लस येलो कलर होता है, ये गोल्डन कलर का देखने को मिलेगा। RH इनकॉम्पिटेंट में बात करें पोस्ट मेच्योरिटी में कौन सा देखने को मिलता है? तो पोस्ट मेच्योरिटी में जो कलर देखने को मिलेगा वो देखने को मिलता है कि यहाँ पर सैफ्रॉन या फिर ग्रीनिश येलो कलर का देखने को मिलेगा। तो पोस्ट मेच्योरिटी में कौन सा मिलता है? सैफ्रॉन, सैफ्रॉन कलर का देखने को मिलेगा। बात करें इंट्रायूटेराइन डेथ की, तो यहाँ पर ब्राउन कलर का, ब्राउन रेड कलर, ब्राउन रेड कलर, या फिर बात करें टोबैको जूस देखने को मिलता है। तो टोबैको जूस के जैसा कलर देखने को मिले या ब्राउन रेड कलर का देखने को मिले तो आपको कहना है इंट्रायूटेराइन डेथ या IUD में देखने को मिलेगा ब्राउन रेड कलर का, या फिर टोबैको जूस के कलर का देखने को मिलता है IUD में। RH इनकॉम्पेटिबिलिटी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ पर मेनली देखने को मिलेगा गोल्डन कलर का देखने को मिलता है RH इनकॉम्पेटिबिलिटी में। पोस्ट मैच्योरिटी में सैफ्रॉन कलर का होगा, और सैफ्रॉन कैसा होता है? ग्रीनिश येलो कलर का देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करने वाले हैं, ये भी अपन ने बढ़ाया हुआ क्वेश्चन है।
यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड पढ़ा था, वहां पर अपन ने पढ़ाया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, व्हाट इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ द पोस्टमार्टम हेमरेज का कॉमनेस्ट कॉज क्या होता है? तो व्हाट इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ पोस्टमार्टम हेमरेज का, तो ये भी अपन ने जब लेबर डील किया था वहां पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस, यूट्रस की एटोनिसिटी की वजह से मेनली यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर पोस्टमार्टम हेमरेज का कारण क्या होता है? तो पीपीएच का जो मोस्ट कॉमन कारण होता है वो मेनली होगा एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस, यूट्रस में टोन नहीं होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट कारण होता है। बाकी के प्रेसिपिटेट लेबर हो सकता है, सबइन्वोल्यूशन, परप्यूरल सेप्सिस, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट की बात जाएगी तो यहाँ पर आपको स्टार मार्क लगा करके एटोनिसिटी बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस। बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो जब अपन ने एंटीनेटल केयर पढ़ी थी उस दौरान आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट की बात करी थी। तो नॉर्मली जो आयरन की टैबलेट होती है वो 500 माइक्रोग्राम की आती है, लेकिन इसकी जो एग्जैक्ट डोज होती है वो 400 माइक्रोग्राम पर डे देना होता है। तो फोलिक एसिड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितना देना है? 400 माइक्रोग्राम देना है। लेकिन इसकी जो टैबलेट आती है आयरन फोलिक एसिड की, उसमें कितना टैबलेट में कितना आता है? टैबलेट में 500 माइक्रोग्राम देखने को मिलता है, लेकिन इसकी जो एग्जैक्ट पूछ ली जाए तो 400 माइक्रोग्राम आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर 400 है, 500 नहीं है, तो 400 माइक्रोग्राम पर डे इसका करेक्ट आंसर होगा। आयरन की बात करी थी, 100 mg एलिमेंट आयरन होता है, 100 डे कब तक देते हैं? 100 डे तक देते हैं। तो यहाँ पर मेनली देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो पढ़ाए हुए क्वेश्चन है, बहुत से ज्यादा क्वेश्चन एज इट इज आपके देखने को मिले हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा आपको इसे मैक्सिमम में दोस्तों तक शेयर करना है। बात करें एपिडेमियोलॉजी, जब अपन ने पढ़ाया था तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड के बारे में बात करी थी कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर एजेंट, होस्ट और तीसरा होता है एनवायरनमेंट। तो ये भी अपन ने क्वेश्चन डील किया हुआ है एपिडेमियोलॉजी में, जहां पर अपन ने पढ़ा था कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड में कौन कौन से आते हैं। तो एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट ये तीनों देखने को मिलते हैं। करेक्ट आंसर रहने वाला है इसका डी रहेगा। ऑल और द फीचर आर द इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के फीचर्स होते हैं एक्सेप्ट, तो यहाँ पर मेनली एब्डोमेन में पेन देखने को मिलेगा, डायरिया होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, लेकिन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में वॉमिटिंग नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर रहने वाला इसका डी होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, द वुंड वेयर द रिस्क व्हेन देयर इज नो ब्रेक इन द स्किन, स्किन में किसी तरीके का ब्रेक नहीं है एक्सटर्नली बट कैरेक्टराइज्ड बाय द स्वेलिंग हो गई है, डिस्कलरेशन और पेन हो रहा है, तो कौन सा वुंड है? तो वो कंट्यूज और क्लोज वुंड की कैटेगरी में जाने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर कंट्यूज और क्लोज वुंड होता है। लैसिरेशन का मतलब होता है हल्का फुल्का उसमें छीलन हो जाती है उसे। इंसिजन वुंड में क्या होगा? पूरी तरीके से इंसिजन होकर के वुंड में से ब्लीडिंग बाहर आ जाती है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में, तो इन केस ऑफ द इंट्रा ऑपरेटिव केयर व्हेन ए क्लाइंट अराइव इन द ऑपरेटिंग रूम में क्लाइंट पहुंचता है, 3 ग्रुप ऑफ पर्सनल वहां पर होंगे इन्वॉल्व इन द केयर में, एक्सेप्ट एक को छोड़कर सभी होते हैं। तो जब आपका ऑपरेशन हो रहा है तो एनेस्थेटिक टीम बिल्कुल रहेगी वहां पर, आपको एनेस्थेसिया के लिए ऑपरेटिंग नर्स बिल्कुल रहेगी, ऑपरेटिंग नर्स होती है। पैथोलॉजिस्ट टीम वहां पर नहीं होती है, तो सर्जिकल टीम होगी, लेकिन पैथोलॉजिकल टीम होती है वो वहां पर देखने को नहीं मिलेगी। तो करेक्ट आंसर रहने वाला इसका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, द जनरल पर्पज ऑफ द वेनी पंक्चर का कौन कौन से जनरल पर्पज कौन कौन सा होता है? तो इसमें कलेक्ट द ब्लड स्पेसिमेन को अगर कलेक्ट करना चाहते हैं तो भी आपको वेन पंक्चर करना पड़ेगा। आईवी इन्फ्यूजन स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी आपको वेन को पंक्चर करके वहां पर कैनुलाइजेशन करना पड़ेगा। मेडिकेशन इंस्टिल करनी है तो भी आपको वेन में कैनुला डाल करके वहां पर वेन को पंक्चर करना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है सभी होगा, ऑल ऑफ दीज अबव। क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या रहने वाला है? कॉज ऑफ द पेरिफेरल साइनोसिस के का कारण हो सकती है? तो आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन है तो पेरिफेरल साइनोसिस करवा सकता है, कोल्ड का एक्सपोजर से हो सकता है, वीनस ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। तो ऑल ऑफ अबव इसका आंसर रहने वाला है, करेक्ट आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर इसका रहने वाला है ऑल ऑफ दीज
क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ये करेक्ट आंसर है। आर्टेरियल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है, पेरिफेरल साइनोसिस कोल्ड में एक्सपोजर की वजह से क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, या वेसोकंस्ट्रक्शन होता है तो भी क्या हो सकता है, पेरिफेरल साइनोसिस करवा सकती है, और वीनस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी पेरिफेरल साइनोसिस देखने को मिल सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ मीजल्स इंक्लूड द फॉलोइंग। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होगी मीजल्स के, जिसमें इंक्लूड होते हैं रूबेला, स्कारलेट फीवर होगा, कोवासाकी डिजीज, लेकिन इसमें पोलियोमाइलाइटिस नहीं होता है। करेक्ट आंसर होगा इसका डी रहने वाला है। आगे बात करते हैं साइंस साइंस ऑफ फूड एंड इट इंटरेक्शन विद एन ऑर्गेनिज्म टू प्रमोट एंड मेंटेन द हेल्थ। जब अपन ने क्वेश्चन में बात करी थी न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन के बारे में उस दिन पढ़ा था कि न्यूट्रिशन इज द साइंस ऑफ द फूड, तो इसमें करेक्ट आंसर रहने वाला है इसका ए होगा। बात करते हैं माल न्यूट्रिशन की, अपन ने बात करी थी, तो रेफर्स टू फिजिकल इफेक्ट डालता है ह्यूमन की बॉडी पर ऑफ ए डाइटरी इनटेक इनएडुकेट इन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी, तो क्या होगा माल न्यूट्रिशन उसमें देखने को मिल सकता है। तो माल न्यूट्रिशन रेफर टू द फिजिकल इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी ऑफ ए डाइटरी इनटेक इनएडुकेट इन द क्वालिटी और क्वांटिटी में अगर कमी हो रही है तो पर्सन में क्या देखने को मिल सकता है, माल न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे, तो क्वाशियोकोर टर्म इज used when there is a deficiency of the protein। तो क्वाशियोकोर मरासमस अपन ने प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन पढ़ाया था, वहां पर देखने को मिलेगा। तो बहुत से एज इट इज क्वेश्चन आपने देखा होगा, और जब ये पेपर आप देखोगे और अपन ने जो भी वीडियो क्लास से ली हुई है तो एज इट इज वहां से ऐसे के ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। क्वाशियोकोर टर्म इज यूज्ड व्हेन देयर इज डेफिशिएंसी। अब क्वाशियोकोर कब कहेंगे, जब यहाँ पर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है आपका। आगे चलते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है, चिल्ड्रंस में ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होती है, तो ये क्वेश्चन भी अपन ने डील कराया था, और वहां पे मैंने 3 क्वेश्चन आपको बताए थे कि एग्जैक्ट क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं। तो मेनली जो ब्लाइंडनेस का कारण है इंडिया में वो कौन सा था, कैटारैक्ट है। बात करी थी मैंने कि चिल्ड्रंस में कौन सा कारण देखने को मिलेगा, तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी था, वो मोस्ट कॉमन कॉज था ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा विटामिन ए की कमी से होता है। और तीसरा क्वेश्चन था मेरा कि ट्रैकोमा होता है क्या होता है, तो मेनली इन्फेक्टियस की बात पूछ ली जाए कि इन्फेक्टियस कॉज ऑफ द ब्लाइंडनेस, तो ट्रैकोमा आंसर देना था। तो यहाँ से एज इट इज क्वेश्चन बनकर के आया कि डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन ए इन द चिल्ड्रन लीड टू द ब्लाइंडनेस। तो यहाँ पर बहुत से एज इट इज आपके क्वेश्चन ऐसे के ऐसे देखने को मिले। अगर जिसमें भी पूरे वीडियो देखे होंगे तो उसको बहुत ज्यादा इसका बेनिफिट मिला होगा। आगे बात करते हैं, एपिडेमिक यूजुअली अफेक्टिंग ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन अकरिंग ओवर ए वाइड जियोग्राफिकल एरिया। तो जहां पर अपन ने एपिडेमिक, पैंडेमिक और एंडेमिक पढ़े थे, वहीं पर अपन ने पढ़ाया था। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है पैंडेमिक देखने को मिलेगा, जिसमें एपिडेमिकली यूजुअल अफेक्ट करती है लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन को। जहां पर जैसे अब मैंने उदाहरण दिया था यहाँ पर कोविड का कि कोविड-19 है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है बी रहेगा, पैंडेमिक होता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, एडिक्वेट विटामिन कैन बी ऑब्टेन थ्रू द एक्सपोजर टू सनलाइट। अगर सन का लाइट में से कौन सा विटामिन आएगा, तो सनलाइट से मेनली मिलता है विटामिन डी देखने को मिलेगा। तो बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की 1 कैलोरी इज इक्वल टू, अपन ने जब कैलोरी पढ़ाई थी उसमें क्वेश्चन में याद करिए तो वहां पर बताया था कि सबसे ज्यादा 1 कैलोरी इक्वल होती है, तो 1 कैलोरी में कितने जूल देखने को मिलेगा, तो 1 कैलोरी इक्वल टू 4.184 जूल देखने को मिलती है। लेकिन इसका करेक्ट आंसर रहेगा कि 1 कैलोरी इक्वल टू 4.184 देखने को मिलेगा। बात करते हैं, अगर 1 किलो जूल की बात करें, 1 किलो जूल कितने के बराबर होता है, तो 1 किलो जूल होता है वो 4184 कैलोरी उसमें देखने को मिलती है। तो 1 किलो जूल में कितना होता है, बात करें तो 1 किलो जूल में कितना देखने को मिलेगा, तो 1 किलो जूल में जो 1 कैलोरी में कितना जूल होता है, 4.184 जूल देखने को मिलेगा। लेकिन बात पूछ ली जाए यहां पर कि अब आपको इसका करेक्ट आंसर देना है यहाँ पर कि 1 कैलोरी में कितना होता है, तो कितने जूल होते हैं 1 कैलोरी में,
4.184 होगा। लेकिन अगर पूछ ली जाए 1 किलो कैलोरी में कितना होता है, तो 1 किलो कैलोरी में 4184 देखने को मिलेगा। विटामिन सी, अब बात करते हैं, जहां पर अपने विटामिन सी पढ़ा था वहां पर बताया था आपको कि विटामिन सी इज द, जहां पर पिछली बार का भी ये एग्जाम में क्वेश्चन था, जहां पर राजस्थान सीएचओ का मैंने पेपर सोल्व करवाया था, उस पेपर में भी ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि विच इज द विटामिन सी इज द रिचेस्ट फॉलोइंग फ्रूट में सब में पाया जाता है, एक्सेप्ट विटामिन सी इज रिच इन द फॉलोइंग फ्रूट्स में पाया जाएगा, एक्सेप्ट एक को छोड़कर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है डी रहेगा, सब में पाया जाता है, एक्सेप्ट एक को छोड़कर। तो ये सभी सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है, लेमन में होता है, ऑरेंज में देखने को मिलेगा, आंवला में होता है, और जो सबसे ज्यादा रिचेस्ट सोर्स ऑफ द, अगर इन तीनों में से भी पूछ लिया जाए कि रिचेस्ट सोर्स कौन सा होता है विटामिन सी का, तो वहां पर आंवला का आंसर देना होता है, या फिर इसे इंडियन गूसबेरी के नाम से भी जानते हैं। तो करेक्ट आंसर रहने वाला है इसका डी रहेगा, डी होगा इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ऑनियन होता है, प्याज होता है, ये इसका विटामिन सी का सोर्स नहीं होता है। नॉर्मल 1 ग्राम ऑफ ऑयल गिव द कैलोरी, तो यहाँ पर अपन ने जब पढ़ा था कि 1 ग्राम फैट कितना किलो कैलोरी देती है, कितने कैलोरी प्रोवाइड कराती है, तो 9 कैलोरी इससे प्रोवाइड होता है। यहाँ पर मेनली देखने को मिलेगा करेक्ट आंसर है यहाँ पर 9। बात करें कि अगर कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट से 4 मिलती है और प्रोटीन से भी 4 कैलोरी देखने को मिलेगी। तो करेक्ट आंसर है 1 ग्राम ऑफ द ऑयल, ऑयल क्या है, फैट होती है, तो फैट से 1 ग्राम ऑयल से 9 कैलोरी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो करेक्ट आंसर 23 है। बात करें 24 नंबर क्वेश्चन की, तो न्यूट्रिएंट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ द मेटाबॉलिज्म टेक प्लेस इन द फॉलोइंग स्टेप एक्सेप्ट, तो डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होता है, लेकिन हार्मोनाइजेशन इसमें नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका डी रहने वाला है। बात करें फॉलोइंग आर द फैट सोल्यूबल विटामिन, तो अपन ने जहां पर विटामिन के बारे में मैंने बताया था, तो वहां पर बताया था कि कौन कौन से वाटर सोल्यूबल होते हैं, कौन कौन से फैट सोल्यूबल होते हैं। तो फॉलोइंग आर द फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से हैं, तो विटामिन ए, डी, ई और के। ए डी ई के होता है वो फैट सोल्यूबल होता है, लेकिन बात करें बी और सी की, तो बी और सी होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो आपको याद रखना है ए डी ई के क्या है, फैट सोल्यूबल होता है, लेकिन बात करें कि बी और सी की तो वाटर सोल्यूबल है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है, इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ऑल सभी फैट सोल्यूबल है, एक को छोड़कर, तो विटामिन सी होता है, ये क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है। बात करते हैं 26 की, कि फ्लोरोसिस इज ए कंडीशन विच कॉज ड्यू टू द एक्सेस ऑफ द फ्लोराइड, फ्लोराइड में अगर एक्सेस होगा तो वहां पर फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है ये होगा, फ्लोराइड देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का, कि फॉलोइंग आर द प्राइमरी सिम्टम ऑफ द पार्किंसन डिजीज, की कौन कौन से सिम्टम होते हैं। पार्किंसन डिजीज क्या होती है, पार्किंसन डिजीज में किसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, डेफिशिएंसी ऑफ द डोपामाइन, डोपामाइन की कमी की वजह से क्या देखने को मिलेगा, पार्किंसन डिजीज होती है। जबकि बात करें कि यहाँ पर पार्किंसन में एसिटाइल कोलिन की कमी होती है, किसमें देखने को मिलेगी, तो मेनली आपके एसिटाइल कोलिन की कमी किसमें देखने को मिलती है, आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। और वो एसिटाइल कोलिन की जिसमें कमी देखने को मिलती है आपके, तो वो होता है माइस्थेनिया ग्रेविस में एसिटाइल कोलिन की कमी हो जाती है। और माइस्थेनिया ग्रेविस की आपके बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी को बीमारी है, उसके नाम है अमिताभ बच्चन, जिसको कि मेनली क्या है, माइस्थेनिया ग्रेविस है। बात करें फॉलोइंग आर द प्राइमरी सिम्टम ऑफ द पार्किंसन डिजीज, की प्राइमरी सिम्टम होते हैं जिसमें डोपामिन की कमी हो जाती है। बात करें डोपामिन की, तो डोपामिन क्या होता है, यहाँ पर डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, उसकी कमी की वजह से क्या देखने को मिलेगा, पार्किंसन डिजीज हो जाती है, जिसमें मास लाइक फेस होगा, पिल रोलिंग ट्रेमर आते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन साइन सिम्टम होता है। पिल रोलिंग ट्रेमर आएगा उसके हाथ में, अब इस पिल रोलिंग ट्रेमर को रोकने के लिए पर्सन या पेशेंट के हाथ में आप कुछ दे दोगे तो उसके पिल रोलिंग ट्रेमर होते हैं बंद हो जाते हैं। माइक्रोग्राफिया, अर्ली साइन की बात पूछी जाए तो माइक्रोग्राफिया होगा, और माइक्रोग्राफिया का मतलब होता है अर्ली साइन में देखने को मिलेगा, उसकी हैंडराइटिंग होती है छोटी हो जाती है,
ट्रेमर आएंगे हैंड में तो पिल रोलिंग ट्रेमर आते हैं, नेक स्टिफनेस होती है, ब्रेडिकाइनेचिया देखने को मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ट्रेमर आएगा, हैंड में स्टीफनेस होगा, लिम्ब एंड ट्रंक का स्लोनेस और मूवमेंट और पोस्चर इंस्टेबिलिटी होगा यहाँ पर। और करेक्ट आंसर रहने वाला है इसका डी की कैटरैक्ट होता है, वो इसका प्राइमरी सिम्टम नहीं होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, द रेशियो ऑफ द इन्फेंट डेथ रजिस्टर इन ए गिवन ईयर टू द टोटल नंबर ऑफ द लाइव बर्थ रजिस्टर इन द सेम ईयर यूजुअली एक्सप्रेसेस द रेट पर 1000 लाइव बर्थ पर, तो ये कहलाती है इन्फेंट मोर्टलिटी रेट के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन भी अपन ने उस दिन डील किया था, आईएमआर एमएमआर पढ़ा था उस दिन। तो बात करेंगे आगे, इस करेक्ट आंसर है इसका बी रहने वाला है, इन्फेंट मोर्टलिटी रेट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन है, मैक्सिमम से मैक्सिमम अपन ने जो अभी तक पढ़ा है उसी में से क्वेश्चन आए हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो अपन ने टॉपिक पढ़ा हो और उससे कोई बाहर गया हो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं देखने को मिला है। तो जो भी अपन ने क्वेश्चन डील किया उन टॉपिक में से ही पूरा ऐसे का ऐसे पेपर आया है, कोई भी आउट ऑफ सिलेबस आपका नहीं रहा है क्वेश्चन। बात करते हैं और जिसने भी अगर ध्यान से टॉपिक पढ़े होंगे तो उनको बेशक उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की, द एक्ट पास इन 2000 एंड अमेंडेड हुआ था डन इन 2006 वेयर द लॉ रिलेटिंग टू जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ एंड चिल्ड्रन इन द नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन इज टर्म्ड एज द, तो इसे नाम देते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के नाम से जानते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ए रहने वाला है। बात करें बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, जब अपन ने बीएफएचआई पढ़ा था, बीएफएचआई का मतलब था बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव वाज लॉन्च इन द इंडिया में कब लॉन्च हुआ था, और 1991 में वर्ल्ड में आया, 1993 में कब देखने को मिला, यहाँ पर बीएफएचआई आया था इंडिया में। तो उसमें क्या था, टू मेनली फोकस किस पर किया गया था, टू अडॉप्ट रिगार्डिंग द ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ए रहने वाला है। अपन ने बीएफएचआई में जब डील किया था वहां पर पढ़ा है कि इसका मेनली क्या टारगेट था, उसका ब्रेस्ट फीडिंग को टारगेट करना था। बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 31 है, इसका अभी आंसर आपको क्या करना है, कंट्रोवर्शियल चल रहा है तो इसके बाद में इसका जब भी करेक्ट आंसर आएगा मैं बता दूंगा आपको, तो इसको स्किप करना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की, कि अंडर द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉलोइंग वैक्सीन वर इंक्लूडेड एक्सेप्ट, तो अपन ने इम्यूनाइजेशन नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पढ़ा था, उस टाइम अपन ने पढ़ी थी बीसीजी होती है, उसमें ओपीवी भी होता है, हेपेटाइटिस होता है, लेकिन उसमें स्मॉल पॉक्स नहीं है। तो करेक्ट आंसर रहने वाला इसका डी रहेगा, स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स मैंने बताया था कि नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वहां से भी एक क्वेश्चन आपके आ गया है। आगे बात करते हैं, अपन ने कोल्ड चेन पढ़ा हुआ है, कोल्ड चेन पूरा का पूरा, तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है कोल्ड चेन। क्वेश्चन नंबर 33, दिस इज ए सिस्टम ऑफ द स्टोरेज ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन इन द स्टेट ऑफ एफिकेसी एंड पोटेंसी एट रिकमेंडेड टेम्परेचर फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू एक्चुअल रेसिपिएंट ऑफ द वैक्सीन इज टर्म्ड एज, क्या कहोगे, तो इसे कोल्ड चेन के नाम से जानते हैं। तो एग्जैक्ट अपन ने जब भी कोल्ड चेन डील किया था पहली ही लाइन ये बोला था कि कोल्ड चेन क्या होती है, वहीं से क्वेश्चन आ गया है। आगे बात करते हैं, तो इसीलिए कहता हूं मैं कि पूरी वीडियो को बिना स्किप किए देखना है, पूरा देखना है, कहीं से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पर आपने अच्छी तरीके से देख लिया होगा और आने वाले एग्जाम में भी आप देख लोगे कि किस तरीके से पूरी तरीके से अगर आप मेहनत करते हैं बिना स्किप के वीडियो देखते हैं तो उसका कितना बेनिफिट मिलता है। बात करें नियोनेट की टर्म पीरियड बर्थ टू द 28 डेज ऑफ द लाइफ इज कॉल्ड द, तो ये भी क्वेश्चन अपन ने पढ़ा हुआ था कि टू फर्स्ट 28 डेज होता है नियोनेटल कहते हैं, और नियोनेटल में भी टू टाइप के आते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नियोनेटल होगा। अब इसमें अर्ली नियोनेट आता है, अर्ली नियोनेट होता है 0 से 7 डेज का होगा। लेट नियोनेट की बात करी थी तो लेट नियोनेट 8 से लेकर के 28 दिन का देखने को मिलता है। तो ये करेक्ट आपके आंसर है, वो ऐसे टैग आपको आंसर देखने को मिला है। बात करते हैं करेक्ट आंसर होगा इसका नियोनेट होगा। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं, तो अबगार स्कोर अपन ने जब स्टार्ट किया था तो अपन ने स्टार्ट किया था हार्ट डे के दिन 29 सितंबर को अपनी बाजीराव नर्सिंग एकेडमी स्टार्ट हुई थी। उसके जो सेकंड डे 30
सितंबर को अपन ने पढ़ाया हुआ टॉपिक था कि यहाँ पर अबगार स्कोर पढ़ाया था। अबगार से एपीजीआर से अपन ने पूरे इसके कंपोनेंट देखे थे। उसमें रेस्पिरेटरी एफर्ट आता है, हार्ट रेट आती है, रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स आता है, स्किन का कलर आता है, मसल स्टोन आती है, लेकिन क्या नहीं होता है। तो अबगार स्कोर में 5 ऑब्जेक्ट होते हैं एपीजीआर, लेकिन उसमें मिड आर्म सर्कमफेरेंस नहीं होता है। तो ये भी आपका पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, एज इट इज आपने सेकंड क्लास में पढ़ा होगा। बात करते हैं वॉमिटिंग इन द नियोनेट, इट मे अकर ड्यू टू द फॉलोइंग नॉन ऑर्गेनिक कॉज से हो सकती है। एक्स है तो अगर इरिटेशन होगा स्टोमक का ड्यू टू स्वेलोड एमनियोटिक फ्लूइड एंड ब्लड के कारण हो सकती है। फॉल्टी फीडिंग टेक्निक से हो सकती है, हेयरस्प्रिंग डिजीज से में हो सकती है, लेकिन एरोफेगी में नहीं होगा। एरोफेगी का मतलब होता है कि स्वेलोविंग कर देता है यहाँ पर एक्सेसिव एयर का। तो एक्सेसिव एयर का स्वेलो करने की वजह से एब्डोमेन होगा वो फूल जाता है, उसमें फ्लैटुलेंस होती है, लेकिन उसका वोमिटिंग नहीं होती है। उसमें मेनली क्या देखने को मिलता है, एब्डोमिनल टेंडरनेस देखने को, एब्डोमेन होगा वो ब्लोटिंग देखने को मिलती है, एब्डोमेन फूल जाता है। तो करेक्ट आंसर रहने वाला है इसका बी रहेगा। इसका करेक्ट आंसर होगा वो रहने वाला है बी। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द बर्थ एस्फिक्सिया इज रिलेटेड विद द फॉलोइंग कंडीशन एक्स है। तो आर्टीरियल ऑक्सीजनेशन टेंशन होगा तो हो सकती है, फॉल इन द ब्लड पीएच फॉल होगा तो हो सकता है, एक्यूमुलेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड का अगर एक्यूमुलेशन होगा तो भी देखने को मिल सकता है, लेकिन कंजेनाइटल हाइड्रोसील है। हाइड्रोसील का मतलब होता है एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इन द टेस्टिस और स्क्रोटम में अगर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है, एक्यूमुलेशन फ्लूइड एक्यूमुलेटेड है किसमें, स्क्रोटम में, तो उसे हाइड्रोसिल के नाम से जानते हैं। तो ये इसका कारण नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर रहने वाला है इसका डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग डिजीज विच कैन इज रेडिकेटेड ग्लोबली। तो अपन ने उस टाइम पढ़ा था कि कौन सी ऐसी डिजीज है जो कि ग्लोबली क्या हो चुकी है, रेडिकेट हो चुकी है, और उसकी डेट भी बताई थी कब हुआ था, कब कौन से सन में हुआ था। तो यहाँ पर स्मॉल पॉक्स है वो पूरी तरीके से क्या हो गया, पोलियो रेडिकेट हुआ है, इंडिया से एलिमिनेट हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से अभी रेडिकेट नहीं हुआ है। लेकिन बात करें कि ऑल ओवर वर्ल्ड से हो गया है तो स्मॉल पॉक्स था। स्मॉल पॉक्स का मतलब है बड़ी माता हो चुकी है। कब हुई थी, तो 1980 में ये रेडिकेट हो गया ऑल ओवर वर्ल्ड से। तो करेक्ट आंसर इसका स्मॉल पॉक्स होगा। पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर PQLI पढ़ा था अपन ने, HDI पढ़ा था, और इन दोनों के बारे में PQLI पढ़ा, HDI पढ़ा, सुलेवान इंडेक्स पढ़ी थी, सभी के बारे में डील किया था एक एक। तो यहाँ से PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स से क्वेश्चन आया है। PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स इंक्लूड द फॉलोइंग एक्स है। तो उसमें इन्फेंट मोर्टलिटी, लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1 ईयर ऑफ एज होता है, लेकिन पर कैपिटा GDNP नहीं होता, पर कैपिटा इनकम नहीं होती है। ये मेनली देखने को मिलती है आपकी HDI में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देखने को मिलती है, पर कैपिटा इनकम देखने को मिलेगा, HDI में देखने को मिलता है, लेकिन PQLI में इन्फेंट मोर्टलिटी रेट होती है, IMR होगा, लिटरेसी रेट होती है, एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1 ईयर ऑफ एज होगा। लेकिन जो नहीं होता है वो क्या नहीं होगा, पर कैपिटा इनकम नहीं होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा डी होगा। पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं इंसिडेंस के बारे में और प्रिवेलेंस। तो इंसिडेंस और प्रिवेलेंस भी आपको मैंने अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ था। तो इंसिडेंस क्या था, प्रिवेलेंस क्या थी, ये सब पढ़ा हुआ है क्वेश्चन है। तो इंसिडेंस का मतलब होता है नंबर ऑफ न्यू केसेस का आना, इंसिडेंस कहलाता है। न्यू प्लस ओल्ड केस दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, प्रिवेलेंस कहते हैं। करेक्ट आंसर होगा इसका ए रहने वाला है। बात करते हैं लाइव वैक्सीन और किल्ड वैक्सीन के बारे में पढ़ा हुआ था अच्छी तरीके से आपने कि परिचोर थी दिल्ली में, किल्ड वैक्सीन के निमोनिक था, और लाइव का था बॉयज लव द क्राइम एंड तेरा दीवाना बनूंगा, बोटुलिनम टॉक्सोइड वाला था। बात करते हैं लाइव वैक्सीन से पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लाइव अटेन्यूएटेड कौन सी वैक्सीन है। तो यहाँ पर पोलियो होती है, वो क्या है, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है बॉयज लव द क्राइम। और ओरल पोलियो थी, क्या था, ओ से ओरल पोलियो। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ए रहने वाला है। एज इट एज क्वेश्चन आपको देखने को मिले, यहाँ पर किसी तरीके का कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। जिसने पूरे वीडियो देखा होगा अच्छी तरीके से उसको प्रॉब्लम नहीं आई होगी किसी तरीके का कोई क्वेश्चन सोल्व करने में। ICD
10 स्टैंड फॉर द आईसीडी 10 स्टैंड करता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ द डिजीज 10 रिवीजन है तो आईसीडी 10 होगा क्या होगा इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन होता है डिजीज का दिया हुआ क्लासिफिकेशन है तो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। आगे बात करते हैं नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज के बारे में कंट्रोल प्रोग्राम डज नॉट इंक्लूड तो नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कौन कौन सा का किया जा सकता है जो वेक्टर से फैलती है उनका वेक्टर कंट्रोल प्रोग्राम में शामिल की जाती है तो मलेरिया फैलता है फाइलेरिया फैलता है। अब फाइलेरिया क्या होता है मलेरिया अपन ने पढ़ा हुआ है किससे फैलता है तो मलेरिया फैलता है आपके फीमेल एनाफ्लिस से फैलता है फाइलेरिया फैलता है कुलैक्स से फैलता है काला आजार फैलता है ये भी वेक्टर बोर्न डिजीज होती है लेकिन मीजल्स होती है वो किससे नहीं फैलती है तो वेक्टर से नहीं फैलती है इसलिए इसे वेक्टर बोर्न डिजीज में प्रिवेंशन नहीं करते हैं तो करेक्ट आंसर रहेगा इसका डी रहने वाला है। आशा की फुल फॉर्म उस दिन बताई थी कि आशा क्या होती है आशा का मतलब होता है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट के नाम से इसको जाना जाता है करेक्ट आंसर इसका बी रहने वाला है। लथाइरिज्म क्या होती है तो लथाइरिज्म ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ द कसेरी दाल या लाख दाल के यूज करने की वजह से क्या हो सकता है लथाइरिज्म देखने को मिलेगा तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ये रहेगा सी रहेगा कसेरी दाल से। नालगोंडा टेक्निक इज यूज फॉर नालगोंडा टेक्निक किसके लिए यूज की जाती है तो करेक्ट आंसर होगा डेफ्लोराइडेशन ऑफ वाटर वाटर में से फ्लोरीन को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं नालगोंडा टेक्निक लेटेस्ट टेक्निक है जिसमें कि फ्लोराइडेशन ऑफ द डेफ्लोराइडेशन ऑफ वाटर में से फ्लोरीन को निकालने के काम आती है एक्स्ट्रा फ्लोरीन को तो इसे नाम देते हैं नालगोंडा टेक्निक के नाम से जानते हैं। बात करें भोपाल गैस त्रासदी इन इंडिया इज एन एग्जांपल किसका एग्जांपल था तो ये क्या था कंटिन्यूअस एपिडेमिक नहीं थी लगातार नहीं चलता था प्रोपेगेटेड नहीं था सीजनल नहीं था लेकिन क्या था ये मेनली देखने को मिले कि कॉमन सोर्स से सिंगल एक्सपोजर एपिडेमिक देखने को मिला जहां पर भोपाल गैस त्रासदी हो गई थी जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी एमआईसी गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का क्या हो गया था वहां पर लीकेज देखने को मिला था उसकी वजह से बहुत से लोगों की जान गई थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 का वैक्सीन दैट आर सेंसिटिव टू फ्रीजिंग से सेंसिटिव होती है एंड शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सब जीरो टेम्परेचर पे इसको प्रोटेक्ट करते हैं तो जब अपन ने कोल्ड चेन पढ़ा था तो कोल्ड चेन में बताया था कि कहां पर आपको कौन सी वैक्सीन रखनी है और जहां पर फ्रीज में कौन सी सबसे नीचे नीचे रखनी है आइस पैक से सटाकर तो वहां पर रखनी होती है ओरल पोलियो वैक्सीन होती है क्योंकि ये क्या होती है फ्रीज से रेजिस्टेंट होती है एंड हीट से सेंसिटिव होती है लेकिन पूछा है इसमें कि वैक्सीन दैट आर सेंसिटिव टू फ्रीज से सेंसिटिव है एंड शुड बी प्रोटेक्टेड रखनी है सब जीरो टेम्परेचर में वो सभी है एक्सेप्ट एक को छोड़कर तो यहाँ पर ओरल पोलियो वैक्सीन होती है ये फ्रीज से रेजिस्टेंट होती है सेंसिटिव नहीं होती है इसीलिए इसको फ्रिज में सबसे नीचे नीचे रखा जाता है माइनस टेम्परेचर -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको स्टोर करके रखा जाता है। ट्यूबरक्लोसिस की बात करें तो ट्यूबरक्लोसिस एक स्पेसिफिक इन्फेक्टियस डिजीज होती है विच इज कॉज्ड बाय तो अपन ने पूरा का पूरा टीबी का पोस्टमार्टम किया हुआ है तो ये क्वेश्चन तो आपका गलत होने वाला नहीं है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जिसको कि होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से पूरा पढ़ाया हुआ है एसिड फास्ट बेसिलाई होता है मेनली रॉड शेप का देखने को मिलता है तो पूरा का पूरा टीबी के बारे में तो अपन ने पूरी पीएचडी करवा रखी है तो कोई भी क्वेश्चन यहाँ से गलत होने वाला नहीं है आपका। डेंगू वायरस आर ट्रांसमिटेड बाय द इन्फेक्टेड मॉस्किटो तो अपन ने मॉस्किटो डेंगू पढ़ा था डेंगू के बारे में अपन ने पढ़ा तो किससे फैलता है डेंगू किससे फैलता है तो एडिस से फैलता है एडिस एजिप्टाई से फैलता है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है मॉस्किटो से फैलता है और मॉस्किटो कौन सा होता है एडिस एजिप्टाई होता है डे टाइम फीडर होता है पूरा का पूरा डेंगू अपन ने डील किया हुआ है। एक भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो अपन ने अभी तक जो भी टॉपिक पढ़े हैं उनमें से आउट ऑफ सिलेबस रहा हो ऐसा नहीं है कि अपन ने टॉपिक पढ़ाया हो और उससे बाहर कोई क्वेश्चन गया हुआ हो। आप कोई भी अगर इसमें से क्वेश्चन है जो भी टॉपिक अपन ने पढ़ाया हुआ है पूरा का पूरा उसी में से क्वेश्चन आया है कोई भी बाहर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं गया है जो भी अपन ने टॉपिक पढ़े हैं। इसी तरीके से अगर आप ज्यादा से ज्यादा इसे मैक्सिमम अपने दोस्तों तक फैला दीजिए ताकि आने वाली हर कोई एग्जाम में सभी को बेनिफिट मिल सके। एग्जाम्पल में जो अभी अपन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें भी बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको मेनली किसके देखने को मिले हैं यहाँ पर तो कम्युनिटी के देखने को मिले हैं कम से कम 40
क्वेश्चन ऐसे हैं जो कम्युनिटी से आए हैं, तो आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लासें लगाई हुई है मैंने कम्युनिटी की। इसके बाद में अपन जैसे कम्युनिटी कंप्लीट होती है, मेनली जो पेपर आ रहे हैं आपके पीजीआई का हुआ, आगे उसके बाद में एसजीपीजीआई का है, और राजस्थान सीएचओ का और हरियाणा सीएचओ का पेपर आ रहा है, उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लासें होने वाली है। तो रेगुलर इनका आपको क्या करना है, स्टडी करनी है, हर क्लास लेनी है, बिना स्किप किए वीडियो को देखना है। तो इसी तरीके के लेटेस्ट जो भी आपके पेपर होते हैं उनका सॉल्यूशन के लिए और पूरी कम्युनिटी को घुमाने के लिए यहाँ पर चारों तरफ से हर एग्जाम के क्वेश्चन को डील कराया जाता है। तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच चुके। तो आपको कि क्या मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा, लिख दे कौन से अपने कामयाबी की कहानी और बोल दे उस किस्मत को कि है दम तुझमें तो उसे मिटा कर दिखा, उसे मिटा कर दिखा। कि जो लिखते हैं, जो लिखते हैं अपनी जो लिखते हैं खून की स्याही से अपनी किस्मत की कहानी, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते हैं। तो जो भी अपनी मेहनत की स्याही से जो लिखते हैं अपने किस्मत की कहानी, उनके हौसलों के इरादे, उनके कभी मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते हैं। तो आपको अपने मुकद्दर के पन्नों को अपनी मेहनत से तकदीर करके, मेहनत करके अपनी किस्मत और तकदीर को बदलना है। तो इसी के साथ अब वीडियो में नए आगे वाले जो भी अपकमिंग एग्जाम है सभी के लिए आपको बेटर प्रिपरेशन करनी है। तो आपको लगातार मेहनत करना होगा कि जहां तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, जो बिगड़े रिश्ते ना बना दे वो खुदाई किस काम की। बेशक हमें जाना है अपनी मंजिल तक, पर जहां से अपने ना दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की, वो ऊंचाई किस काम की। तो आपको लगातार कंटिन्यूशन में सतत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाकर के आपको एक असफलता से स्वाद, आपने अगर चखा हुआ है तो आप जानते हैं असफलता का स्वाद कैसा होता है। अब आपको उसी के स्वाद को सफलता के लिए या सक्सेस में उसको कन्वर्ट करना है। तो सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी, और एक दिन के लिए आपको दिन रात जाग करके बहुत दिनों तक मेहनत करनी पड़ती है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। परिश्रम करोगे तो आपको उसका फल जरूर मिलने वाला है। तो घबराए नहीं, जब भी आपके जीवन में अगर कोई कठिन समस्याएं आती है, स्ट्रगल करना पड़ता है, या फिर आपको परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में भी घबराना नहीं होता है। क्योंकि जब जो कोई इंसान कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। जब मिलेंगे लोग आपसे तो आपकी खैरियत नहीं आपकी हैसियत पूछते हैं, जिंदगी हो या व्हाट्सएप लोग स्टेटस ही देखते हैं। तो आपको अपने स्टेटस को मेंटेन करना है, और आपको नर्सिंग ऑफिसर और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनकर के वहां पर अच्छी सैलरी उठानी है और एक लग्जरी लाइफ जीनी है। तो उसके लिए थोड़ी सी आज मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत से पीछे नहीं हटना है आपको। तो लगातार निरंतर हो रही असफलताओं से कभी निराश मत होना, क्योंकि गुच्छे की आखिरी चाबी भी कभी कभी ताला खोल देती है। तो इसीलिए कभी भी अगर आपको असफलता होती है तो उससे घबराना नहीं है, वापस से उसी जोश जुनून और जज्बे के साथ में उठ करके वापस से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूटी में रखना है। कि रिकॉर्ड वही तोड़ते हैं जिनकी रगों में खून नहीं बल्कि लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता है। कि जमीन पर बैठ कर के आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। मिला है हुस्न तो हुस्न की हिफाजत कर, संभल कर चल मेरे यार, तुझे सारा जहां देखता है, तुझे सारा जहान देखता है। कि हंसकर जीना दस्तूर है जिंदगी का, बस यही एक किस्सा मशहूर है जिंदगी का। बीते हुए लौट कर कभी दिन कभी लौट कर नहीं आते, यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। इसलिए जिंदगी के हर लम्हे को खुशियों में बिताओ, रोने का टाइम कहाँ है, सिर्फ मुस्कुराओ। चाहे तुम्हें ये दुनिया कहे पागल आशिक आवारा, लेकिन याद रखना इस जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। लाइफ में ठोकर का लगना भी जरूरी होता है, क्योंकि जिंदगी में ठोकर और ताश में जोकर कभी भी माहौल बदल देते हैं। तो इसलिए आपको कभी भी घबराना नहीं है, आपको अपने उस मुकाम को हासिल करना है। तो पसीने की शाई से जो लिखते हैं अपने हौसले के इरादे, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते हैं। जो सपने देखते हैं उनके लिए पूरी रात छोटी पड़ जाती है, लेकिन जो सपनों को साकार करते हैं उनके लिए पूरा दिन भी छोटा पड़ जाता है। तो आपको अपनी पूरी मेहनत, जोश जुनून और जज्बे के साथ हमेशा कायम रखनी है, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, धीरे धीरे करके इंटरनल मोटिवेशन को
उत्पन्न करना है, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप में इंटरनल मोटिवेशन होगा, अपने आप एक पढ़ने की ललक पैदा होगी आपके अंदर, और जब आप में ये ललक पैदा हो जाएगी तो आप देश और दुनिया की हर कोने में बैठे हुए हर एग्जाम को क्या कर सकते हैं, जाकर फाइट कर सकते हैं कि द्वंद कहां तक टाला जाए, द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। तो आपको अपना भाला फेंकना है, अपने लक्ष्य पर लगाना है तीर अब की बात। तो आपको ऐसे ही क्लास के वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैक्सिमम अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिए ताकि हर किसी को इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं आपसे नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स टू ऑल, लव यू टू ऑल।